हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल साइंस एकेडमी बाई सूरज सर में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है मस्त हैं। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी और अच्छा चलना भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आप लोगों का नज़दीक है। तैयारी तो अच्छे से होनी ही चाहिए। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन 11 तक बताया था, चैप्टर नंबर 5 जय पराक्रम का। और आज क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? उत्तर, मतलब जो मनुष्य होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो उत्तर में क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? जो फुफ्फुस होता है उसके श्वसन वर्णक क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। और ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वही क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसीलिए यह ज़्यादातर शरीर के ऊतक से हमारे रक्त प्लाज्मा में विलेय अवस्था में फेफड़ों तक ले जाया जाता है, जहां यह रक्त से फेफड़े के हवा में फैल जाती है और फिर नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैसे परिवहन कैसे होता है? क्या होता है कि जो ऊतक होते हैं उसमें रक्त प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा में विलेय जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में विलेय अवस्था में पाई जाती है, जो क्या होती है? फेफड़े तक उसे ले जाया जाता है। किसके द्वारा? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है किसके द्वारा ले जाया जाता है? रक्त प्लाज्मा के द्वारा। और यहाँ पर क्या होता है? रक्त से फेफड़ों में हवा फैल जाती है और फिर नाक के द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 13 क्या है? गैस के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो जो फुफ्फुस के अंदर अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एक सतह उपलब्ध कराती हैं। मतलब जो फुफ्फुस होता है, यानी कि फेफड़े के अंदर जो फुफ्फुस पाया जाता है उसमें क्या होते हैं? अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो एक सतह बनाती हैं, जिससे गैस का विनिमय होता है। क्या होता है? गैस का विनिमय होता है। कोशिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसका क्या होता है? एक जाल होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं। मतलब जब हम सांस लेते हैं, जब सांस लेंगे तो क्या होगा? जो हमारा पसली है वो क्या होगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी और हमारा डायफ्राम क्या होगा? चपटा हो जाएगा, फैल जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। जो वक्ष गुहिका पाई जाती है फेफड़े में वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है। मतलब इस कारण क्या होता है? जो वायु होता है वो फेफड़े के अंदर भर ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर देती हैं। जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें अच्छे से भर देती हैं। रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है तथा वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मतलब क्या होता है? जब वायु फुफ्फुस के अंदर अच्छे से भर ली जाती है, विस्तृत कोशिकाओं को भर देती है, तो क्या होता है? जो हमारे शरीर में रुधिर पाया जाता है वो क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कोशिकाओं में ले जाके छोड़ देता है और जो कोशिकाओं से शुद्ध वायु या ऑक्सीजन होती है उसको लेकर पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? जो पादप होता है उसमें खनिज
लवण का जल वहन जो होता है वो कैसे होता है? उत्तर में मिट्टी से पत्तियों तक जल और खनिज लवण जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से ले जाया जाता है। जो पौधे होते हैं उनमें जो मिट्टी से पत्तियों तक जल और खनिज लवण का जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से ले जाया जाता है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन कोशिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से समृद्ध होता है। मतलब जो जाइलम होता है उसके ऊतक जो होते हैं जड़, तना और पत्तियों में अनेक वाहिकाएं बनाते हैं। मतलब जो वाहिकाएं बनाते हैं वो क्या करते हैं, जल का संवहन करती हैं। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है। जो जड़ होता है उसकी कोशिकाएं किसके संपर्क में होती हैं? जो पेड़ होता है वो किससे संपर्क में रहता है? मिट्टी से। इसीलिए जड़ जो होगा वो मिट्टी में पाया जाता है, तो इसकी कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती है तथा वह सक्रिय रूप से आयन प्रदान करती हैं। तो क्या करती हैं, जो सक्रिय रूप से आयन प्राप्त कर लेते हैं किससे? मृदा से। यह जड़ तथा मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है। जो जल होता है वो किस में जाता है? जो जड़ में पाई जाने वाली जाइलम कोशिकाएं होती हैं उनमें चला जाता है। इससे क्या बनाता है? एक जैव जल केव का स्तंभ निर्माण करता है जो क्या करता है, लगातार ऊपर की ओर जल को धकेलता रहता है। फिर क्या होता है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। जो पौधे होते हैं उनमें वायवीय भागों द्वारा जब वाष्प के रूप में जो जल निकलता है उससे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तथा उनमें विलय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है उससे क्या होता है, जल के अवशोषण में तथा पत्तियों एवं विलय खनिज लवणों के ऊपर आने की गति में सहायक होता है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होते हैं, जबकि दिन के समय वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरित बल होता है। क्या होता है, रात्रि के समय तो वहन मूल दाब अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है, जब दिन मतलब जो जल होता है वो आसानी से जाइलम द्वारा पहुंच जाता है। बट कि जबकि रात में, जब रात के समय होता है तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल लगता है। वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल क्या करता है, जाइलम में जल की गति को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? जो पौधे होते हैं उनमें भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो जो पादप में पत्तियों से विभिन्न भागों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम में भोजन का स्थानांतरण ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। जो फ्लोएम होता है उसमें क्या होता है, जो ऊतक पाई जाती हैं उसमें भोजन किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है। जो एटीपी होती है वो क्या करती है, ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देती है, जिससे कि भोजन का स्थानांतरण उच्च दाब से कम दाब की ओर हो जाता है। क्या होता है, जो एटीपी होती है वो क्या कर देती है, ऊतक में परासरण दाब बढ़ा देती है। परासरण दाब क्या करती है, बढ़ा देती है। इससे क्या होगा, इससे ये होता है, जो भोजन का स्थानांतरण उच्च दाब, जैसे ये हो गया आपका फ्लोएम और ये हो गई ऊतक, तो क्या किया, जो फ्लोएम है वो उसमें क्या बना, एटीपी बनी। एटीपी क्या की, जो इधर ऊतक है आपका, ऊतक में क्या की,
तो क्या करती है, जो ऊतक होता है ऊतक में परासरण दाब बढ़ा देता है, परासरण दाब बढ़ा देता है। इसके कारण क्या होता है, जो स्थानांतरण होता है वो उच्च दाब से कम दाब की ओर चला जाता है। मतलब जिधर कम होता है उधर की, जिधर कम दाब होता है उधर क्या करता है, जो भोजन होता है उसका स्थानांतरण हो जाता है। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। इसे आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, विक्राणु या नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी रचना और क्रियाविधि। नेफ्रॉन किसे कहते हैं, तो जो हमारे किडनी या विक्राणु की जो स्ट्रक्चरल और संरचनात्मक जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब जो हमारे विक्राणु या किडनी की जो संरचनात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इसकी क्रियाविधि क्या होती है, ये गुर्दे की धमनी के मध्य में प्रवेश करता है, जिसकी शाखाएं कोशिकाओं में कोशिका गुच्छ से जुड़ी होती हैं। फिर क्या होता है, वृक्क के बोमन संपुट में जल और विलायक को स्थानांतरित किया जाता है। मतलब जो बाउमेन कैप्सूल होता है वहाँ पे क्या होता है, जल और विलायक को अलग अलग किया जाता है। जो आपका ये पाया जाता है बाउमेन कैप्सूल, यहाँ पे जो बाउमेन कैप्सूल है यहाँ पे क्या होता है, जल और खनिज पदार्थों का क्या होता है, अलग अलग स्थानांतरण किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग अलग स्थानांतरण किया जाता है। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रहते हैं तथा अवांछित कण मूत्र में जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। मतलब क्या होते हैं, पुनः शोषित हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। फिर मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्र का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो मूत्र बनने की मात्रा में मौजूद अतिरिक्त जर और विलेय वर्ज्य की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब जो हमारे शरीर में जल होता है उसमें विलेय वर्ज्य यानी कि जैसे अनवांटेड पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, जिनका उपयोग ना किया जाए। वर्ज्य पदार्थ, खराब पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। कुछ अन्य कारक जैसे जीवों के आवास, जीवों के रहन सहन, हार्मोन जैसे एंटी मूत्रवर्धक हार्मोन एडीएच भी मूत्र की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, जैसे मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो मानव में वृक्क यानी मतलब किडनी जो होता है वो एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। संबंधित मतलब किसके द्वारा है, पोषण में तो होगा नहीं, श्वसन में तो इसका कार्य है नहीं, तो किसका कार्य किस में है, उत्सर्जन में। यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, तीसरा, उत्सर्जन में। किस में रहेगा, उत्सर्जन में। ये आपकी नेफ्रॉन की संरचना है। जैसे ये आपका कलेक्टिंग डक्ट हो गया, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे मूत्र क्या होता है, स्टोर होता है। ये लूप ऑफ एंकल होता है, यहाँ से क्या होता है, जो मूत्र स्थानांतरण होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब होता है, यहाँ पे भी मूत्र यहाँ से लूप ऑफ एंकल में जाता है। लूप ऑफ एंकल में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्वेशन होता है। फिर इससे क्या होता है, डिस्टल ट्यूब में जाती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाती है। बाउमेन कैप्सूल क्या करता है, जल और जो पदार्थ होते हैं उन्होंने क्या कहता है, स्थानांतरण करता है। ग्लोमेरुलस जो होता है यहीं पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है। तो यह क्या है, आपकी नेफ्रॉन की क्रियाविधि है। फिर आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो अभी हमने पढ़ाया है कि जाइलम जो होता है वो किस में उत्तरदायी होता है,
भोजन तो फ्लोएम ले जाता है, अमीनो अम्ल भी, और ऑक्सीजन का वहन ये सब तो होता नहीं है। इसमें जल का वहन होता है। जो पादप क्या करता है, पादप में जाइलम जल का वहन करता है। ठीक। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब जो सुपोषी पोषण होता है उसमें क्या क्या आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी कि इसमें क्या होगा, सभी के सभी आवश्यक होंगे। फिर पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, मतलब जो पायरुवेट होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनने की क्रिया कहाँ पे होती है, तो अभी हमने आपको पढ़ाया था ऊपर कि जो इसकी क्रिया होती है वो किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो ऊर्जा का गृह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसी में ये क्या करती हैं, ऊर्जा का विखंडन होता है और वहाँ पे ऊर्जा क्या होती है, स्टोर हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, हमारे शरीर में वसा के पाचन कैसे होते हैं, मतलब जो हमारे शरीर में वसा, फैट का एब्जॉर्बेशन यानी फैट का डाइजेशन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है और ये जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है। तो उत्तर है क्षुद्रांश में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, मतलब जो क्षुद्रांश यानी कि आंत होती है वहाँ पे बड़ी गोलिकाओं के रूप में वसा स्टोर होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलियों में खंडित कर देता है। जो पित्त लवण होता है, जो पित्त रस होता है, वो क्या करता है, जो वसा होती है उसे छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे क्या होता है, एंजाइम की क्रियाशील बढ़ जाती है। अग्नाशय अग्नाशिक रस का स्रावण करता है। जो अग्नाशय होता है किसका रस, आग्नेयसिक रस का, पित्त रस का स्रावण करता है, जिसमें अम्लीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। यह प्रक्रिया क्षुद्रांत में पूरी होती है। जो अम्लीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम बनाता है, लाइपेज, वो कहाँ पे होता है, क्षुद्रांत में पूरी होती है। फिर भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मतलब जो भोजन होता है, क्वेश्चन नंबर 22 है, जो भोजन होता है उसमें के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, तो लार क्या करता है, उत्तर, भोजन के पाचन में लार की भूमिका, यह भोजन को आसानी से निगलने के लिए भोजन को गीला कर देता है। जो लार होता है वो क्या करता है, भोजन में मिलके उसे चिपचिपा कर देता है, जिससे भोजन गीला हो जाता है। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। जो एंजाइम होता है एमाइलेज, वो क्या करता है, जो जटिल अणु होते हैं शर्करा में को उसमें क्या कर देता है, खंडित, तोड़ देता है, छोटे छोटे कणों में बदल देता है। तो लार की महत्वपूर्ण भूमिका ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सी और एनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है, एरोबिक श्वसन या एनारोबिक श्वसन। तो जो वायवीय श्वसन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो एनारोबिक श्वसन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और एरोबिक श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है, और एनारोबिक अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ही हो पाता है। एरोबिक श्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा निकलती है। और एनारोबिक में क्या होता है, लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में या एथेनॉल ईस्ट में होता है। एरोबिक श्वसन में क्या होता है, 36 से 38 एटीपी प्राप्त होती हैं। इसमें अधिक ऊर्जा 36 से 38 एटीपी मिलती है। एनारोबिक श्वसन में क्या होता है, सबसे कम ऊर्जा 2 एटीपी ही ऊर्जा मिलती है। यह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है किस में होता है, साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो एनारोबिक श्वसन होता है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, मतलब केवल वह साइटोप्लाज्म में ही होगा। फिर है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण परिणाम हो सकते हैं। जो हमारे शरीर, क्वेश्चन नंबर 25 है, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी से क्या कारण और परिणाम हो सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, राधे राधे, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है तथा शरीर की कमी
शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है, इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्षमता को प्रभावित कर देता है। इससे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तथा एनीमिया नामक बीमारी का कारण बन जाती है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होगा वही हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, स्थानांतरण करता है। इसलिए जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी ज़रूर से हो जाएगी, क्योंकि वही स्थानांतरण करता है हमारे शरीर में। हीमोग्लोबिन जो होता है वही ऑक्सीजन को स्थानांतरित करता है, इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं, एनीमिया, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को जब कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एनीमिया नामक, यानी कि इसको एनीमिया नामक बीमारी कहते हैं। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। मनुष्य में जो दोहरा, यह क्यों आवश्यक है? तो मनुष्य में जो दोहरा परिसंचरण होता है, यह चक्र अन्य कशेरुकों में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। दोहरा परिसंचरण मतलब 2 बार रुधिर का हृदय में जाना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। यह मनुष्य में ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजनेटेड तथा डी ऑक्सीजनेटेड रक्त को ब्लड को अलग करने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी वजह से रुधिर की संचालन प्रणाली अधिक कुशल होती है और लगातार शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। फिर है क्वेश्चन, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम जो होती हैं वो क्या होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम क्या होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। जाइलम में कोशिका भित्त मोटी होती है, फ्लोएम में क्या होती है, कोशिका भित्त सामान्यतः पतली होती है। लिग्निन कोशिका भित्त को मोटी कर देती है। जो जाइलम होता है लिग्निन कोशिका भित्त को क्या कर देता है, मोटी कर देता है। बल्कि जो फ्लोएम होता है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। वाहिनिका और वाहिकाएं पाई जाती हैं। जो जाइलम होता है उनमें वाहिनिका और वाहिकाएं पाई जाती हैं, बल्कि फ्लोएम में चालिनी नलिकाएं और सदरचरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम में क्या होता है, कोशिका द्रव्य नहीं होता है और फ्लोएम में कोशिका द्रव्य होता है। जाइलम में यह खनिज और जल का संवहन करती हैं। जो जाइलम होता है वो जल और खनिज का संवहन करने में मदद करता है। जो फ्लोएम होता है यह पादप में निर्मित भोजन का संवहन करता है। जाइलम क्या करता है, संवहन केवल एक दिशा में करता है। जो संवहन होता है जल या खनिज का वो किस में होता है, एक ही दिशा में होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। फ्लोएम क्या करता है, संवहन ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। तो आपके चैप्टर 5 जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी तैयारी अच्छी से हो सके। धन्यवाद दोस्तों।